सो गाइज हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, वी ट्राइड मास्टरिंग द आर्ट ऑफ मेकिंग एन इक्वेशन, राइट। स्टेटमेंट मुझे दिया हुआ है, उसके ऊपर से इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे उसके बारे में हमने डिस्कशन किया और उसके बाद हमने उसकी काफ़ी प्रैक्टिस करी, ठीक है। आई होप आपने होमवर्क में भी प्रैक्टिस करी होगी और बाकी सारे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, राइट। सो नाउ let us move to the next half of problems on numbers. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने जो किया उसमें there was a statement, हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इक्वेशन या दो इक्वेशंस को सॉल्व किया एंड वी गॉट द आंसर. ओके, टुडे वी विल बी लुकिंग एट one step ahead. We will be talking about HCF and LCM. So today guys will be moving direct to the right away to the questions और क्वेश्चन से ही हम लोग समझेंगे कि इसके अंदर हमको क्या करना है, ठीक है। So let us talk about question number 22. Find the greatest possible length of a scale that can be used to measure exactly the following lengths: 3 meters, 510 centimeters and 12 meters and 90 centimeters. तीन अलग अलग लेंथ के क्लॉथ है हमारे पास, 3 मीटर का, 510 सेंटीमीटर का और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर का। तो हमें ऐसी सबसे बड़ी पॉसिबल स्केल चाहिए जो ये तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर सके, मतलब देयर शुड बी नो रिमाइंडर, राइट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? सो सिंपल चीज क्या करना पड़ेगा हमको, वी हैव 3 डिफरेंट लेंथ्स, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ दिस 3 वैल्यूज। ओके, हमें एक ऐसा स्केल चाहिए जिसकी लेंथ से ये तीनों नंबर डिविजिबल होने चाहिए। ओके, हमारे पास क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर वाज 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या क्या है? 3 लेंथ है, 300 सेंटीमीटर्स, 510 सेंटीमीटर्स एंड 1290 सेंटीमीटर्स। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हम सेम यूनिट में होंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना, ठीक है। सो हमें एक ऐसा स्केल चाहिए जो इन तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर पाए, दैट मीन्स हमें ये तीनों का HCF चाहिए। ओके, तो जिसको पता है, आपको गाइज जो मेथड याद है HCF फाइंड करने की वो मेथड आप कर सकते हो। अगर आपको मेथड याद नहीं है तो मैं यहां पे कर रहा हूं। देयर आर 2-3 डिफरेंट मेथड जिससे हम HCF फाइंड कर सकते हैं। अल्टीमेटली सेम है लेकिन स्टेप कोई हॉरिजॉन्टली करता है, कोई वर्टिकली करता है, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको जो पता है वो कीजिए। सो 500 ये मैं ऐसे करता हूं HCF, सॉरी 300, 510, 1290। जरूरी नहीं है कि आप यही मेथड से करें, अगर आपको कोई और मेथड याद नहीं है तो आप ये मेथड से कर सकते हो। जिनको मिल गया है मुझे बता सकते हो आंसर, व्हाट इज द HCF। अब ये तीनों को मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आई कैन डिवाइड देम बाय 10, तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। Now 30, 51 and 129 all 3 are divisible by 3. ओके, अब हम देखेंगे कि ये तीनों कॉमन किसी चीज से डिवाइड नहीं हो सकते। यहां पे एक्चुअली हमारा काम हो गया, ठीक है। HCF इज 30, ये हमको पता चल गया, लेकिन प्रोसेस को अगर कंप्लीट करना है देन व्हाट नेक्स्ट। ऐसा हो सकता है कि कोई 2 नंबर भी एक कॉमन से डिवाइड होते हो, राइट। सो ये प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए हर बार। सो व्हाट नेक्स्ट, डिवाइड दिस बाय 5 and we'll be getting 2, nothing, not divisible, divide by 2। ओके, अब यहां पे तो 1 आ गया, अब 17 से डिवाइड करेंगे इसको और इसको नहीं कर सकते, एंड देन वी विल गो फॉर 43। ओके, सभी में 1 आ जाना चाहिए, तब एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हुआ, HCF फाइंड करने का
प्रोसेस कंप्लीट हुआ, राइट। जबकि एक्चुअली कॉमन सेंस से देखे तो तीनों में जो कॉमन है वही चाहिए, तो यहीं पे हमारा कैलकुलेशन खत्म हो जाता था एक्चुअली, लेकिन दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। बुक्स में अगर हम देखें स्कूल लेवल पे क्या करते थे, 5 और 2 से करते, डायरेक्टली 10 से भी नहीं करते, राइट, बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन हमें यहां पे आंसर चाहिए, 5 से करे फिर 2 से करे, डायरेक्टली अगर मुझे दिख रहा है कि 10 से कर सकते तो वो कर देना चाहिए गेट के लिए, ठीक है। सो all 3 numbers are divisible by 10 and 3, that means our HCF is 30, right। मतलब सबसे बड़ा पॉसिबल स्केल 30 सेंटीमीटर्स का है, जिससे ये तीनों क्लॉथ को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। देयर विल बी नो रिमाइंडर, कुछ बाकी नहीं रहेगा। एवरीबडी इज गेटिंग दिस? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिन लोगों ने स्कूल के बाद पहली बार HCF LCM देखा है उनको थोड़ा सा डाउट हो सकता है सिर्फ याद करने में। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 24 फर्स्ट, क्योंकि वो भी HCF का है। There are 2 electrical wires, one of 9 meters and 60 centimeter long aluminum wire, the other is 5 meters and 12 centimeters long copper wire. Find the maximum length that can be equally cut from each wire in such a way that total length of each wire is exactly divisible by it. Okay, मतलब हमने आगे के क्वेश्चन में जो किया वही करना है। यहाँ पे मेजर नहीं करना है, यहाँ पे कट करना है, ठीक है। इट इज द सेम प्रोसेस। 9 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर्स का एक वायर है, दूसरा वायर है 5 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर्स का, दोनों के इक्वल लेंथ के पीसेस करने, ताकि एंड में रिमाइंडर शुड बी 0। तो कौन सी दो वैल्यूज है हमारे पास? 9 मीटर्स 60 सेंटीमीटर्स, सो आई विल गो फॉर 960। 5 मीटर्स 12 सेंटीमीटर्स, तो मतलब मुझे इन दोनों का HCF चाहिए, राइट। फाइंड इट विद द सेम मेथड, इसका HCF फाइंड कीजिए। देखिए आप स्कूल में क्या करते थे, डिवाइड इट बाय 2 इफ डिविजिबल बाय 2, ओके। ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 से इसको 9 बार डिवाइड कर पाओगे आप, 2 2 2 2 2, तो कितना टाइम जाएगा? ऐसा क्यों करना है? हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों 8 से तो डिविजिबल है ही, उसके आगे भी हो सकते हैं, बट विजुअली मुझे दिख रहा है विदाउट इवन पिकिंग अप द कैलकुलेटर कि ये 8 से डिविजिबल है और ये भी 8 से तो डिविजिबल दिख ही रहा है, तो 8 से करते हैं ना डायरेक्टली। है कि नहीं, राइट। अभी फिर से दिख रहा है दिस इज ऑल्सो, बोथ ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 8, तो 2 से 3 बारी करने के बजाय हम 8 से एक बार कर लेते हैं उसको डिवाइड, ओके। अब यहां पे अगर मैंने सही प्रैक्टिस कर ली है, मुझे दिख रहा है कि HCF इज 64, लेकिन खत्म करते हैं क्वेश्चन को। You can also go 5 and 3. So ultimately HCF is 8 into 8. $64 सेंटीमीटर्स। एवरीबडी गॉट दिस? मतलब हर एक दोनों वायर के 64 सेंटीमीटर्स के इक्वल पीसेस करेंगे तो देयर विल बी नो रिमाइंडर। एग्जैक्टली वहीं पे 64 के मल्टीप्लीकेशन में खत्म होगा, ओके। तो अब इसी के अंदर गाइस क्वेश्चन नंबर बी था, हाउ मेनी सच लार्जेस्ट पॉसिबल पीसेस आर अवेलेबल ऑफ ईच काइंड ऑफ वायर। जाहिर सी बात है 960 के 64 सेंटीमीटर के कितने पीसेस होंगे और 512 के कितने पीसेस होंगे, ओके। सिर्फ दैट इज रिक्वायर्ड। सो व्हाट विल बी द आंसर? जो एल्यूमिनियम वायर है उसके 960 डिवाइड बाय 64, मुझे बताइए
960 डिवाइड बाय 64. व्हाट्स योर आंसर? $15 pieces एंड कॉपर वायर जो है 5 and 2 उसके 64, दैट विल बी 8 pieces. ये तो हमने यहीं पे कर लिया. तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन एलसीएम का. एलसीएम तो उससे भी इजी होता है ना, एलसीएम तो हम करते ही रहते हैं हर बार. फ्रैक्शन के साथ जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो वी आर वेरी यूज टू एलसीएम कंपेयर टू एचसीएफ. तो 23rd क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, पढ़िए जरा इसको. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो कुछ क्वेश्चन काम लगते हैं उसमें से एक है ये. क्या बोल रहे हैं हमको? 4 bells began to toll together and then at intervals of 6, 7, 8 and 9 seconds respectively. 4 बेल है, बेल जो रिंग कर रहे हैं सर्टेन पीरियड पे. ठीक है, सबसे पहली बार ये सारे के सारे बेल एक साथ रिंग हुए और उसके बाद फर्स्ट बेल का इंटरवल है कितना है? 6 सेकेंड्स. यस, 6, 7, 8, 9. फर्स्ट बेल का इंटरवल है 6 सेकेंड्स, सेकेंड बेल का इंटरवल है 7 सेकेंड्स. ओके, तीसरा बेल जो है वो हर 8 सेकेंड पे रिंग करता है, चौथा बेल हर 9 सेकेंड पे रिंग करता है. तो एट व्हाट इंटरवल विल दे रिंग वंस अगेन टुगेदर? 4 के 4 बेल साथ में एक साथ फिर कितनी सेकेंड्स के बाद रिंग करेंगे और टोटल 2 घंटे में ये सारे बेल्स कितनी बार एग्जैक्टली साथ में रिंग करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? चार बेल का पहली बार साथ में रिंगिंग हुआ, उसके बाद पहला बेल हर 6 सेकेंड पे, दूसरा हर 7 सेकेंड पे, तीसरा हर 8 सेकेंड पे, चौथा हर 9 सेकेंड पे रिंग करता है. ओके, तो अब हमें ये 4 नंबर का एलसीएम चाहिए. एलसीएम का प्रोसेस क्या था? सारे प्राइम नंबर्स में इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, राइट? 3 into 1, सॉरी 2, 3 into 2, 7 into 1, इसका कुछ नहीं होगा. 2 into 2 into 2 एंड 3 into 3. ओके, जब मैंने ये कर दिया उसके बाद ध्यान से देखिएगा गाइस, व्हाट आई नीड टू डू इज कोई भी डिजिट, कोई भी प्राइम नंबर और कहीं पे आ रहा है क्या? इफ यस, तो दोनों में से एक जगह पे उसको कैंसिल करेंगे. 3 यहां पे आ रहा है फिर से, तो ये दोनों में से कोई भी एक 3 को निकाल सकते हैं हम लोग. ठीक है, सिमिलरली 2 यहां पे आ रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक 2 को वी कैन कैंसल आउट. वी कैन नॉट कैंसल द प्राइम नंबर्स इन द सेम नंबर. 8 के फैक्टर में 2, 2, 2 आ रहा है, तो इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते. यहाँ पे 3 into 3 है, तो इन दोनों को ओवरलैप नहीं गिन सकते. 2 अलग अलग नंबर्स में अगर सेम फैक्टर कहीं पे आ रहा है तो उसको 2 में से एक जगह पे कैंसिल करेंगे. याद होगा सबको? एवरीबडी रिमेंबर्स दिस? अगर याद नहीं है तो अभी समझ में आ गया क्या? देन एलसीएम विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द रिमेनिंग थिंग्स. LCM will be multiplication of all the remaining numbers. So 7 into 8 into 9. Okay, करके बताइए क्या आ रहा है इसका मल्टीप्लीकेशन? $504 seconds. पता कैसे चलेगा कि एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ? देखो, जिसको ये कंफ्यूजन हो रहा है ना, ध्यान से देखिए. अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल लेंथ, बिगेस्ट पॉसिबल स्केल
biggest possible factor, then we need HCF. ओके अगर ऐसा पूछा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, यहां पे क्या पूछा था, कितने इंटरवल पे साथ में आएंगे, मतलब वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटरवल जब चारों के चारों साथ में रिंग करेंगे. तो व्हेनेवर वी नीड स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, देन इट इज एलसीएम. तो गाइज अब हमें यह पूछा गया है कि अगर 504 सेकेंड्स पे एक बार ये बेल साथ में रिंग करेंगे तो 2 घंटे में, मतलब 3600 इंटू 2, 7200 सेकेंड्स में ये कितनी बार साथ में रिंग करेंगे. सो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट डिवाइड 7200 बाय 504. तो क्या आंसर मिल रहा है, 14.28 मिल रहा है शायद, है ना. दैट मीन्स इतनी बार नहीं लिख सकते हम लोग गेट में, ठीक है. ये 14 टाइम्स साथ में रिंग करेंगे. पहली बार रिंग करने के बाद नेक्स्ट 2 घंटे में ये सारे बेल्स 14 बार साथ में रिंग करेंगे. एवरीबडी इज गेटिंग दिस. वी कैन नॉट राइट दिस एज द फाइनल आंसर. कितनी बार रिंग करेंगे, 0.28 बार रिंग थोड़ी करते. ये तो इतना इंटरवल बाद में पास हुआ है, लेकिन 15वीं बार रिंग नहीं कर पाए 2 घंटे कंप्लीट होने से पहले. एवरीवन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आई विल नॉट बी हेल्पिंग यू गाइस, आप मुझे आंसर बताएंगे. अमॉन्ग हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन 175 बनानास एंड 105 ऑरेंजेस बी इक्वली डिवाइडेड. वन 175 बनानास एंड 105 ऑरेंजेस को इक्वली डिवाइड करना. 175 और 105 को इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है. ये हमने वायर में ऑलरेडी किया, इक्वल पीसेस में डिवाइड करना. देन वी नीड HCF, राइट. देन वी नीड HCF. अब ये दोनों क्लियरली दिख रहा है कि 5 से होंगे, उससे ज्यादा से भी हो सकते हैं डायरेक्टली डिवाइड, बट मुझे जो विजिबल दिख रहा है उससे मैं कर रहा हूं. इट विल बी डिविजिबल बाय 5, दैट इज क्लियरली एविडेंट. तो 5 से अगर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा इधर, राइट. और यहां पे क्या मिलेगा, नाउ बोथ ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 7. तो HCF क्या हुआ, HCF मुझे मिला 35. 35 इज वन ऑफ द आंसर्स. 35 इज वन ऑफ द आंसर्स. क्वेश्चन में हमको कहीं पे भी नहीं ये नहीं बोला है कि फाइंड द बिगेस्ट पॉसिबल पीसेस दैट कैन बी मेड. ओके, सो वी जस्ट डोंट नीड HCF, वी कैन हैव ऑल द कॉमन फैक्टर्स. वी डोंट नीड ओनली HCF. समझ रहे हो. देखो अगर 35 स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसके ये 5 मिलेंगे सबको और ये 3 मिलेंगे सबको, ठीक है. सबको 5-5 ये बांटेंगे और 3-3 ऑरेंजेस बांटेंगे, तब हो जाएगा 35 इक्वल पीसेस. हम लोग 7 या 5 पीसेस भी तो कर सकते हैं ना. बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 7 ऑल्सो, राइट. एंड बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो, है कि नहीं, राइट. अगर हम सबको 35 बनानास और 21 ऑरेंजेस बांटेंगे तो 5 स्टूडेंट्स को बांटने में वो खत्म हो जाएगा. एवरीबडी इज गेटिंग दिस. सो 35, 7, 5 एंड 1, एक ही स्टूडेंट को सब कुछ दे दिया तो भी हो गया ना. वी जस्ट नीड इक्वल पीसेस, ठीक है. सो 35, 7, 5 एंड 1 इतने स्टूडेंट्स में इसको बांट सकते हैं. Everybody is getting this, what I am trying to convey, guys. हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं पूछा गया था कि बिगेस्ट पॉसिबल डिवीजन करना है या ऐसा कुछ. अमॉन्ग हाउ मेनी स्टूडेंट्स दिस कैन बी इक्वली डिवाइडेड. तो 35 स्टूडेंट्स होंगे तो भी इक्वल डिवीजन हो सकता है, 7 स्टूडेंट होंगे तो भी इक्वली हो सकता है, 5 होंगे तो भी हो सकता है. समझ में आ रहा है. मैं ऐसा बोल दूं कि भैया 20
नोटबुक्स को कितने इक्वल पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं? तो 10-10 के 2 भी हो सकते हैं, 5-5 के 4 भी हो सकते हैं, 4-4 के 5 भी हो सकते हैं, समझ रहे हो? सो सिमिलरली इनको डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन 35 पीपल, 7 पीपल, 5 पीपल और सिंपल 1 पीपल ऑल्सो। एक ही बंदे को सब कुछ दे दिया तो हो गया ना वो। एमएसक्यू में पूछ सकते हैं इसको, ये गेट का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने रखा हुआ है, एमएसक्यू में पूछ सकते हैं। एमएसक्यू में कोई भी 2 ऑप्शन देके भी पूछ सकते हैं, बाकी के ऑप्शन गलत है तो यू हैव टू टिक दोस 2, राइट? ओके, सो गाइज दिस वाज अ स्मॉल थिंग, एचसीएफ एलसीएम। कभी कभी इसका यूज एप्टीट्यूड में आ सकता है डायरेक्टली, बट हमको पता तो होना चाहिए ना, वी आर इंजीनियर्स, एचसीएफ एलसीएम कैसे काम करेगा, कैसे क्वेश्चंस में काम करेगा, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ओके, हमने कई बार कई पजल्स में कई जगह पे ऐसा सुना होगा, इफ वन पर्सन इज ट्वाइस द एज ऑफ सेकेंड पर्सन, आफ्टर 5 years he will be 1.5 times the age of the second person, right? ऐसे बहुत सारे पजल्स हमने कहीं ना कहीं देखे होंगे। These are very common for इंटरव्यू प्रेप टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट जो रिक्रूटमेंट के लिए लिए जाते हैं, बैंकिंग वगैरह, इनमें काफी पूछे जाते हैं। गेट के लिए दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज स्टिल द फाउंडेशन, लेकिन इसके ऊपर से आगे के क्वेश्चन आ सकते हैं गेट में भी। ओके, सो विल स्टार्ट विथ प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। I need all of you to completely focus over here. Okay, अभी पेन को बाजू में रख दीजिए। You just have to understand for next 2 to 3 minutes. अगर आपने नेक्स्ट 3 मिनट के लिए यहां पे फोकस किया, आपका लाइफ में प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? सो फोकस ओवर हियर। एजेस में हमें वही करना है जो नंबर्स में करते थे। स्टेटमेंट के ऊपर से हम लोगों को इक्वेशन बनाना है, स्टेटमेंट के ऊपर से हम लोगों को इक्वेशन बनाना है। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर 3 थंब रूल्स, 3 थंब रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल रिपीट इट फॉर यू टू नोट डाउन। अभी सुन लीजिए। फर्स्ट रूल इज, जो पर्सन के नाम दिए गए हैं उनके वेरिएबल्स केयरफुली सिलेक्ट करें। एंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन की एज पूछी थी, आपने x इक्वल टू दूसरे पर्सन की फाइंड करके वो आंसर लिख दिया, ठीक है? जो पर्सन के नाम दिए थे उनके वेरिएबल्स केयरफुली सिलेक्ट करें। सेकेंड थिंग, ऑलवेज अज्यूम द प्रेजेंट एज एज द वेरिएबल। अभी आज प्रेजेंट में वो पर्सन की एज कितनी है उसको वेरिएबल अज्यूम करना है, ठीक है? 5 साल पहले की एज को x लेंगे ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है? एंड जब भी हम एज को मतलब टाइम को मतलब नंबर ऑफ इयर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो इक्वल टू के दोनों साइड होना चाहिए। ओके, टाइम मशीन नहीं है किसी के पास। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगर मुझे बोला गया कि पर्सन ए एंड पर्सन बी, तो दोनों की एज को मैं पहले तो क्लियरली देखूंगा कि इसकी एज को मैंने ए लिया है, दूसरे की एज को बी लिया। ओके, कौन सा वेरिएबल किसको असाइन किया है वो क्लियर होना चाहिए मेरे दिमाग में, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज करंट एज को ही लेना है। अगर इक्वेशन ऐसा है कि 3 years अगो, तो a-3 मैं लिखूंगा। 3 years अगो की एज को a नहीं अज्यूम करेंगे, कभी भी वेरिएबल करंट एज होगा। और अगर ऐसा बोला है कि 3 years अगो, तो अगर ये इक्वेशन में a-3 हुआ तो वही इक्वेशन में b-3 भी होना ही चाहिए। किसी के पास टाइम मशीन नहीं है। अगर ये 3 साल पहले की एज है तो इसकी भी 3 साल पहले की एज लेनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स में। यहां पे -3 किया, यहां पे छूट गया, आंसर गलत। समझ रहे हो? 3 सिंपल रूल्स, वी विल अंडरस्टैंड दिस विथ हेल्प ऑफ 1 क्वेश्चन। उसके बाद आप इसको नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन को भी और रूल्स को भी। कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहां पे फोकस करिए। Rajiv's age after 15 years will be 5 times his age 5 years back. What is the present age of Rajiv? Okay, ये सिर्फ एक सिंगल पर्सन है, मतलब we will be having only one variable, we will be having only one equation. तो क्या बोला पहला रूल मैंने?
राजीव की एज है तो हम लोग आर लेंगे एज को, ओके, एंड करंट एज को आर लेंगे, तो मतलब इक्वेशन क्या बनेगा, विल बी इज आवर इक्वल टू, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था राइट, नंबर्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है क्वेश्चन में विल बी इक्वल्स टू द आंसर इज लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीजें जो है ऑल दीज थिंग्स आर आवर इक्वल टू इन द इक्वेशन। तो यहां पे क्या था, राजीव एज विल बी, तो विल बी इज आवर इक्वल टू, उसके पहले का पार्ट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद का पार्ट इज आवर राइट हैंड साइड, ओके। Rajiv's age will be, so that is our equal to Rajiv's age after 15 years, Rajiv's age after 15 years, तो R plus 15 without thinking anything, R plus 15, okay, will be 5 times his age 5 years back। यहां पे देखिए 5 times his age 5 years back means 5 years पहले की राजीव की एज multiplied with 5। नेवर मेक दिस मिस्टेक ऑफ राइटिंग 5 times his age 5 years back, ये दोनों अलग चीज है। दिस इज 5R minus 25, दिस इज 5R minus 5, दिस इज रॉन्ग। एवरीबडी गॉट दिस? एज को हमेशा ब्रैकेट में लिखने की हैबिट डालो। 15 साल पहले की एज, यहां पे जरूरत नहीं थी फिर भी मैंने ब्रैकेट डाला, दिस इज अ बाय डिफॉल्ट, ये आपके खून में चला जाना चाहिए, तब कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। 5 साल बाद पहले की एज, 15 साल बाद की एज, वो ब्रैकेट में, उसके बाद बाकी का इक्वेशन उसके साथ, ठीक है। वंस अगेन व्हाट वाज द स्टेटमेंट, राजीव्स एज आफ्टर 15 years विल बी 5 times his age 5 years back। एवरीबडी गॉट दिस? एवरीबडी गॉट दिस? ओके, स्टिल फोकस हियर, लेट अस गो फॉर सेकेंड क्वेश्चन, 2 variables। The ages of 2 persons differ by 16 years, 2 लोग हैं तो सबसे पहले दोनों की एज को x और y लेंगे, differ by 16 years, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। 6 years ago elder one be 3 times as old as younger one, find their present ages। ओके, तो सबसे पहले elder one की एज, ऐसा लिखना है मुझे कि मैं elder one की एज को x ले रहा हूं, वरना क्या होगा क्वेश्चन में आपको स्मॉलर यंगर वन की पूछेंगे, आप x इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा वो लिख के आ जाएंगे, सही करने के बावजूद आपको मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। यंगर की एज को मैंने y लिया है, ओके। तो पहला इक्वेशन क्या था, दोनों का डिफरेंस जो है वो 16 है। अब यहां पे ये बनाने के टाइम मुझे याद रखना पड़ेगा कि इन दोनों में से जो बड़ा है वो आगे रहना चाहिए, वी आर डूइंग डिफरेंस, ओके। सेकेंड इक्वेशन केयरफुली, 6 years ago मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं इसके आगे, 6 years ago मतलब बाकी का इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं ये कर सकता हूं, सिक्स years ago, okay, the elder one be 3 times as old as the younger one। 6 years ago elder one is 3 times as old as the younger one। ये हुआ दूसरा इक्वेशन, समझ में आया एवरीवन? मैंने सिर्फ ये देखा 6 years ago, तो पहले x माइनस वाई ब्रैकेट, x माइनस 6 ब्रैकेट, y माइनस 6 ब्रैकेट, बाकी सब बाद में। एवरीबडी गॉट दिस? अगर ये करोगे तो गलतियां नहीं होंगी, वरना जब आप 15-20 सब्जेक्ट एक साथ कर रहे हो 3 hours के प्रेशर टाइम में, तो बाय बहुत सारे स्टूडेंट्स को x माइनस 6 इक्वल टू 3y माइनस 6 हो जाता है। एक्चुअली दिस इज 3y माइनस 18। गुड। सो सिंपल सा रूल है, ये कभी नहीं भूलना है। माइनस 6 x में हुआ तो y में भी होना ही पड़ेगा उसको, इसके पास टाइम मशीन नहीं है, दोनों 6 साल पहले गए तो दोनों को जाना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है हमको, अगर ये याद रह गया तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दोनों क्वेश्चंस अब आप लिख सकते हो। लेट मी रिपीट द थंब रूल्स फॉर यू। फर्स्ट रूल, लेट मी रिपीट द रूल्स फॉर यू, जिसको भी लिखना है। क्लियरली डिफाइन द वेरिएबल्स, किसकी एज क्या ले रहे हो,
Clearly define the variables. Second rule, always assume the current age as the variable. Always assume the current या present age as the variable. Always assume the present age as the variable. Third one, addition or subtraction of year must be done on both the sides of the equation. Addition or subtraction of the years must be done on both the sides of the equation. राजीव की करंट एज कितनी है फर्स्ट क्वेश्चन में? टेन ईयर्स, राइट. सेकेंड क्वेश्चन में एल्डर वन एंड यंगर वन दोनों की एज क्या आ रही है? 30 years and 14. ओके गाइज, आई एम गिविंग यू 30 seconds. इसको आराम से समझ लो, कोई लोड नहीं है हमारे पास, किसी को कोई जल्दी नहीं है. टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड दिस. ओके तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मैं आपको हेड स्टार्ट दूंगा. पहले आप करेंगे, बाद में मैं करूंगा. 2 to 3 minutes का टाइम दूंगा आपको. गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ अंकित एंड निकिता इज 240. ये हो गया एक इक्वेशन. इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता is 4 years more than Ankit's age, what is Nikita's age? दो बार पढ़िए स्टेटमेंट को आराम से और इक्वेशन बनाइए. सही होना चाहिए, टाइम ज्यादा लगेगा चलेगा.
प्रोडक्ट ऑफ अंकित एंड निकिता's एज इज 240. Twice the age of Nikita is 4 more than Ankit's age. दोनों को सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा ना. सॉरी, ये मिलना चाहिए. आफ्टर 3 years hence, ये दोनों होता है प्लस करना है 3 साल के बाद. बिफोर 3 years अगो, ओके, ये होता है -3 करना है करंट एज से 3 साल पहले. ओके, मतलब हैंस का मतलब होता है आफ्टर, अगो का मतलब होगा बिफोर. वैसे तो पता ही होगा, लेकिन ये वर्ड्स यूज होंगे क्वेश्चन के अंदर अभी. The present age of a father is 3 years more than 3 times the age of his son. ये हो गया एक इक्वेशन. 3 years hence मतलब 3 साल के बाद. Father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Find the present age of the father. केयरफुली बनाइए गाइस, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें. केयरफुली. The present age of a father is 3 years more than 3 times the age of his son. Present age of a father is 3 years more than 3 times the age of his son. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. 3 years hence मतलब आफ्टर 3 years. इतना ही पढ़ के f+3 s+3, बाकी सब बाद में. 3 years hence father's age will be 10 years more than twice the age of his son. 3 years hence father's age will be 10 more than twice the age of his son. Okay, तो देखो what do we have to do. f equals to 3s plus 3 मिल रहा है, इसको यहां पे डाल देते हैं तो सन की एज मिल जाएगी और उसके ऊपर से फादर की एज मिल जाएगी. (3s minus 2s) 16 minus 9, तो सन की एज मिल गई 7. अब s इक्वल्स टू 7 यहां पे डाल दो तो हो जाएगा. ओके, तो s इक्वल टू 10 आएगा, इसको यहां पे डाल देंगे तो हमको मिल जाएगा f इक्वल्स टू 33 ईयर्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए इसको. एट ईयर्स अगो, तो सबसे पहले -8 दोनों साइड पे. 8 ईयर्स अगो, और क्या बोला है, रोहित वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. दूसरे इक्वेशन में क्या बोला है,
आफ्टर 8 ईयर्स, तो फिर से R प्लस 8 S प्लस 8, आफ्टर 8 ईयर्स रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन. ओके, रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज इट्स सन. ओके, तो देखिए -32 प्लस 8. अब ये जो आया R इक्वल्स टू 4S माइनस 24 पहले इक्वेशन के ऊपर से, उसको दूसरे इक्वेशन में डालेंगे. R प्लस 8 ये S है, ठीक है, 2S. तो फादर की एज हो जाएगी, ये 16, सॉरी रोहित की एज हो जाएगी 16 को इसमें डाल दो. रोहित की एज आ जाएगी 40 ईयर्स. ओके, वन ईयर अगो, यहीं पे हो गया -1. 1 year ago ratio of Gaurav's and Sachin's age was 6/7. 4 years hence this ratio would become 7/8. दोनों रेशियो के इक्वेशन बनेंगे, बनाइए. गौरव की करंट एज G, सचिन की करंट एज S. तो 1 year अगो मतलब ये वाला रेशियो 6/7 था. 4 years hence रेशियो इज 7/8. तो बस सॉल्व करो. G इक्वल्स टू 6S प्लस 1/7, इसको यहां पे यूज करेंगे G की जगह पे. ओके, सचिन की एज चाहिए थी. सचिन की एज है 36 ईयर्स. गाइज आपको हमेशा हमेशा अगर आपने इसमें कैलकुलेटर हाथ में उठाया तो वो आपकी हार है गेट में. अगर आप इसमें कैलकुलेटर आपने हाथ में उठाया था देन यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड परफॉर्मर इन गेट. गेट का कैलकुलेटर वर्चुअल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा गलतियां हो सकती है उसके अंदर.
अगर ये चीज में आप कैलकुलेटर में टाइम दे दोगे तो बाकी के इंडिया से कंपीट कैसे करोगे? ठीक है, दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, बट यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ राइट नाउ कि नहीं, आई वोंट पिक अप द कैलकुलेटर, आई विल डू इट ओरली। जितना आप कैलकुलेटर से इंडिपेंडेंट रहोगे ना, उतना आपको गेट में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है। अगर आपने देखा है वर्चुअल कैलकुलेटर, वेल एंड गुड। अगर नहीं देखा है, उसका ऐप डाउनलोड करो, एजुकेट की वेबसाइट पे जाके देख लो। वर्चुअल कैलकुलेटर में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। ओके, सो एप्टीट्यूड के अंदर तो आई प्रीफर कि आपको कैलकुलेटर यूज करना ही ना पड़े, अपार्ट फ्रॉम दैट कि बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो। ठीक है, ट्राई टू बी एज मच एज कैलकुलेटर इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल। एवरीबडी गॉट दिस? S equal to 36, everyone? Okay, now question number 7. Abhay's age after 6 years will be 3/7 of his father's age. After 6 years. 10 years ago, ratio of their ages was 1:5. What is Abhay's father's age at present? करिए ये क्वेश्चन को, बहुत इजी है। एक में आएगा +6 दोनों साइड पे, दूसरे में आएगा -10 after 6 years. Abhay's age will be 3/7 of his father's age. Second equation will be 10 years ago. Ratio of their ages was 1/5. ओके, तो हमें चाहिए क्या? अभय के फादर की एज, मतलब वी नीड एफ। सेकेंड इक्वेशन इज इजियर। इसको यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। इसको सब्सटीट्यूट कर दो यहां पे, ए की जगह पे f + 40/5। इसको यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे ए की जगह पे। जब भी आपको आंसर मिल जाए ना, तो उसके बाद आप फिर से इक्वेशन में डाल के वेरीफाई कर सकते हो कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। ओके, फादर्स एज आ रही है 50 ईयर्स। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? फिफ्टी ईयर्स आ रही है फादर की एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फॉर्म कीजिए। लीना गॉट मैरिड 8 years ago. Today her age is 2/7 times her age at the time of her marriage. At present, her daughter's age is 1/6 of her age. What was her daughter's age 3 years ago? अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हुए बिना इसको फॉर्मुलेट कीजिए।
अगर हम लीना की प्रेजेंट एज को एल लेते हैं, प्रेजेंट एज को ही लेना है एल, ठीक है, प्रेजेंट एज को एल लिया तो क्या बोला है, मैरिज टाइम की एज से 1/2/7 टाइम्स है, मतलब 1/2/7 इज इक्वल टू व्हाट, 7 + 2, 7 × 1, 7 + 2/7, दिस इज 9/7। ये तो पता होगा सबको, स्कूल में पढ़ते थे, दिस इज 9/7, राइट। तो मतलब लीना की करंट एज उसकी मैरिज टाइम की एज से 9/7 टाइम्स है, ओके। तो बस यहीं से पहले लीना की करंट एज मिल जाएगी ना, उसके बाद ही नेक्स्ट फेज में जाते हैं। मतलब लीना की करंट एज इज 36 ईयर्स, ओके। अब सेकेंड फेज क्या है क्वेश्चन के अंदर, एट प्रेजेंट हर डॉटर्स एज इज 1/6 ऑफ हर एज, डॉटर्स एज इज 1/6 ऑफ हर एज। तो अभी डॉटर की एज 6 ईयर्स है। व्हाट वाज हर डॉटर्स एज 3 ईयर्स अगो, सो वी नीड D-3, दैट वुड हैव बीन 3 ईयर्स। समझे? तो गाइज ऐसे बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक्चुअली ज्यादा इजी होते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बड़ा है, दैट मीन्स हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो इक्वेशन इजी बनेंगे। वी जस्ट नीड टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन करेक्टली, ओके। पहले स्टेटमेंट से पहला फेज हो गया, लीना की एज मिल गई। दूसरे स्टेटमेंट से डॉटर की एज मिल गई, और डॉटर की चाहिए थी 3 साल पहले की एज, सो दैट वाज 3 ईयर्स। इसमें गाइस मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, आई विल जस्ट रीड द स्टेटमेंट, आप करेंगे और मुझे बताएंगे आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं गेट में, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, सॉल्यूशन बहुत इजी है। एज ऑफ टम्पा हु इज 30 years old is 5/7 time of Chanchal, and Chanchal is older than Suman by 22 years. If Vijay's age is just between the age of Raman and Suman, and Raman is 36 years old, then what is Vijay's age? पहली बार देखने पे लगता है इतना सारा डेटा, ये क्या है, 5 लोगों की एज के साथ खेलना है, बट स्टेप बाय स्टेप देखो आराम से, इट इज एक्सट्रीमली इजी, गो फॉर इट। टम्पा की एज है 30 years, ओके, विच इज 5/7 ऑफ चंचल। तो यहां से चंचल की एज हमको क्या मिलेगी, 7 × 30/5, तो चंचल इज 42 years old, ओके। चंचल इज ओल्डर देन सुमन बाय 22 years। चंचल सुमन से 12 years बड़ी है, तो सुमन की एज क्या मिल गई हमको, सॉरी बाय 22 years, माय मिस्टेक,
चंचल सुमन से 22 ईयर्स एल्डर है, तो सुमन की एज हमको मिल जाएगी 20 ईयर्स, क्योंकि चंचल 42। ओके, विजय's एज इज एग्जैक्टली बिटवीन रमन एंड सुमन, मतलब रमन और सुमन की एज के एग्जैक्टली बिटवीन है, मतलब उनका एवरेज है, और हमको बोल दिया है रमन की एज है 36। तो यहां से क्या मिलेगा, विजय की एज हमको मिलेगी एग्जैक्टली 28 ईयर्स विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था गाइस, राइट? एवरीवन अग्रीज विथ मी? दिस इज सो इजी वंस अंडरस्टूड, है कि नहीं? ठीक है, इवन सिंपल नंबर्स के जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादा वैरायटी दे सकते हैं, ये वो। एजिस में देयर इज ओनली सर्टेन थिंग दे कैन डू, सारे की सारी वैरायटी ये लोग नहीं दे सकते हमको, राइट? +3 तो +3 दोनों जगह पे, -5 तो -5 दोनों जगह पे। बहुत ईजी है, सबसे ईजी टॉपिक बोल सकते हैं इसको। सो गाइस, दिस इज वॉट वी नीड टू डिस्कस इन प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ओके, आज हमने देखा HCF LCM एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। एजेस में हमने 3 सिंपल थंब रूल देखे, इसको कभी भूलना नहीं। ओके ओके गाइज, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये बेस है। चैप्टर 1 जो हमने किया लास्ट लेक्चर और दिस लेक्चर, ये बेस है। इसको करने पर ही बाकी के 11 चैप्टर आपके सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि सारे चैप्टर में एक कॉमन चीज है, स्टेटमेंट के ऊपर से इक्वेशन बनाओ। ठीक है, चाहे वो एरिया हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, परसेंटेज हो, प्रोबेबिलिटी हो, कुछ भी हो, स्टेटमेंट के ऊपर से इक्वेशन बनाना है। तो उसकी प्रैक्टिस, इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ओके, सो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर एंड जय हिंद।